हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। ये मध्य प्रदेश जीके से जो कि पटवारी और एमपीपीएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसके क्विज़ का 7वां पार्ट है। इससे पहले मैंने 6 पार्ट बना चुका हूँ। तो जो लोग नए हैं वो लोग ध्यान में रखिए कि मैं अभी डिस्क्रिप्शन में बाकी जो वीडियो है उसकी लिंक डाल रहा हूँ। तो जिन लोगों ने नहीं देखे वो लोग जाकर देख लीजिए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। और साथ ही साथ मैंने सामान्य प्रबंधन जो कि पटवारी का एक विषय है उसका भी वीडियो बनाया है, तो वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप लोग जाकर इसे ज़रूर देख लीजिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण टास्क, जो लोग नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस सब्सक्रिप्शन करने से आपको भी फ़ायदा होगा कि आपके लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें वो जल्दी टाइम पर आपको नोटिफाई हो जाएगी। और साथ ही साथ मुझे भी सब्सक्रिप्शन बढ़ जाएंगे तो मुझे भी काम करने में ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न बोल क्या रहा है कि किस संविधान संशोधन में पंचायती राज का उल्लेख है ना। तो संविधान संशोधन का हमारे संविधान में उल्लेख है। संविधान संशोधन किया गया जिसके द्वारा पंचायती राज को संविधान में जोड़ा गया। तो वो किसके तहत जोड़ा गया? 73 और 74 दोनों के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, है ना। तो पंचायती राज के बारे में कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो मैंने लिख रखा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग देख लीजिए, इसको लिख लीजिए प्रॉपरली, तो आप लोग भी पंचायती राज रिलेटेड आपको जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। तो पंचायती राज के जो जनक है ना, जनक या पितामह जिन्हें कहा जाएगा, वो किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता। अगर आपको पूछा जाए कि पंचायत राज के जनक कौन है तो आप क्या लिखेंगे? बलवंत राय मेहता, है ना। पंचायती राज को हमारे किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो ये अनुच्छेद होता है हमारा 243। कौन सा अनुच्छेद होता है? 243। इसी तरीके से जो अनुसूची होती है ना, अनु रिपीट हो जाएगा तो अनुसूची लिख देता हूँ, ऊपर वाला अनुच्छेद है। ये कौन सी अनुसूची है? 11वीं अनुसूची। संविधान की कौन सी अनुसूची में आता है? 11वीं अनुसूची में आता है। इसमें विषय कितने होते हैं? इसमें विषय होते हैं टोटल 29। कितने होते हैं विषय? 29 विषय होते हैं। ठीक है। यह कौन से भाग में उल्लेखित है? संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो भाग है इसका 9वां। कौन सा है? भाग है इसका 9वां। और बलवंत राय मेहता समिति ने, इसकी एक समिति बनी थी जिसके अध्यक्ष थे बलवंत राय। और बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में जब ये बना था तो संविधान में इसको कब लागू किया गया था? 1993 में। कब लागू किया था? 1993 में। और 1993 से पहले भारत में पंचायती राज व्यवस्था का पहली पंचायत कहाँ पर बनी थी? राजस्थान के, है ना, ये प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है। तो राजस्थान के नागौर जिले में। कहाँ पर? नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई थी। और अगर पूछा जाए कि किस राज्य में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था पूर्णतः लागू की गई थी, तो राज्य हमारा प्यारा कौन सा है? मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल्स थी, इससे आपको स्लाइड छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये पंचायती राज से रिलेटेड था। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है? ये आ गया हमारे पास सामने प्रश्न क्रमांक 2। तो प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से किस नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है? तो किस नदी को रेवा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हमारे पास में बेतवा, नर्मदा, चंबल और सोन। तो यहाँ पे सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को किस नाम से जाना जाता है? रेवा नाम से जाना जाता है। उसी तरीके से अगर बेतवा नदी को देखो तो बेतवा नदी को किस नाम से जाना जाता है? बेत्रवती के नाम से। और जो हमारी चंबल नदी है इसको किस नाम से जाना जाता है? चर्मवती के नाम से। ठीक है। और सोन नदी को किस नाम से जाता है? स्वर्णा नदी या फिर स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके कुछ नाम हैं जिनके नाम से अन्य नामों से भी नदियों को जाना जाता है। तो इस तरीके से उद्गम की बात करूँ तो उद्गम आप सभी को पता ही होना चाहिए कि नर्मदा और जो सोन है ये दोनों कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक कहाँ है? अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में। चंबल नदी हमारी कहाँ से निकलती? इंदौर के महू से निकलती है। और बेतवा कहाँ से निकलती है? हमारी रायसेन से निकलती है। कहाँ से? रायसेन से, है ना। सभी हमारे मध्य प्रदेश के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नदियाँ, तो इसको और भी डिटेल में मैंने और बाकी जो वीडियोस में बताया हो तो आप लोग पूरे देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें रट जाएगी। और जो भी बच्चे इसको कंटिन्यू देखते हैं तो उनको बोलूँगा कि मैं, अगर आप नहीं भी देखते वीडियो तो सुबह सुबह बस कान में लगा लिया करो और सीधे बस इसको सुनते रहो, तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। प्रश्न क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बने थे, किस जिले से थे, है ना।
ये हमारे मध्य प्रदेश के थे, तो मध्य प्रदेश के किस जिले से थे? पहला ऑप्शन है ग्वालियर, दूसरा सरायपली, सरायपली शायद अभी जिला नहीं रहा, वो छत्तीसगढ़ में चला गया, रायसेन और इंदौर। तो कहाँ के थे वो? ग्वालियर जिले के। कहाँ के? ग्वालियर जिले के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देवी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी क्या थी? तो हमारे यहाँ पे होलकर राजवंश था। होलकर राजवंश कहाँ पे था? मालवा में। यहाँ की काफ़ी प्रसिद्ध रानी हुई जिनका नाम था देवी अहिल्याबाई। तो अहिल्याबाई का राजवंश का राजधानी कहाँ पर थी, ये पूछा गया। तो राजधानी इनकी थी महेश्वर में। सीधा सीधा ध्यान में रखिए, कहाँ पे थी इनकी राजधानी? महेश्वर में थी। इंदौर इसका एक पार्ट है, तो डायरेक्ट आप इंदौर मत लगा देना। इनकी राजधानी कहाँ पर थी? महेश्वर में थी, इतना ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न क्या बोल रहा है? तानसेन अकबर के पहले किस राजा के राज दरबारी कवि थे? तो आपको तो पता है कि जो तानसेन जी है वो काफ़ी फेमस सिंगर रहे थे, मतलब गायक थे। और ये किसके समय में थे? अकबर के जो 9 रत्न थे। कितने रत्न? 9 रत्न थे। उनमें से एक कौन थे? तानसेन जी थे। पर ये पूछ रहा है कि तानसेन जी अकबर से पहले किस राजा के राज दरबारी कवि थे? तो आप लोग को बता दूं कि तानसेन पहले हमारे मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करते थे। और ये किस राजा के राज दरबारी कवि थे? रामचंद्र जी। कौन? रामचंद्र जी। और रामचंद्र जी का राजपाट कहाँ पे था? रीवा में। कहाँ पर था? रीवा में। मतलब रीवा के जो राजा थे रामचंद्र, उनके दरबारी कवि कौन थे? तानसेन। अच्छा, तानसेन जी का जो नाम है वो क्या है? असली नाम क्या है? रामतनु पांडे। क्या है? रामतनु पांडे। ध्यान में रखना है इसको, है ना। चलिए, ये सब क्वेश्चन के ऊपर ही लिख देता हूँ मैं। देखता हूँ, अभी थोड़ा गैप गैप में लिखा करूँगा। आगे देखते हैं। बाकी लोगों को तो आप पहचानते होंगे। राजा भोज कौन है? परमार वंश के राजा। ये भी हमारे वाकपति मुंज भी परमार वंश के राजा है। बाज बहादुर, यहाँ पे बाज बहादुर होना चाहिए था, बज नहीं है। बाज बहादुर कहाँ के राजा थे? मांडू के राजा थे। मांडू धार जिले में आता है, ये सिटी ऑफ जॉय भी से कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है, पवार वंश में देवास छोटी पाती किसके हिस्से में आई? है ना, किसके हिस्से में आई थी? तो जब मराठा जो साम्राज्य था हमारे मध्य प्रदेश से, और पुराने वाले मध्य प्रदेश जो महाराष्ट्र का भी थोड़ा सा हिस्सा था, तो उसमें पेशवा का शासन हुआ करता था। अब पेशवा ने जाते जाते क्या कर दिए थे? इनके हिस्से कर दिए थे। तो हिस्से में कौन कौन सी चीज़ों में बढ़ गए थे? कौन कौन से वंश में? एक था पवार वंश, दूसरा था हमारे पास में कौन सा? होलकर वंश, तीसरा था हमारे पास में भोसले वंश, चौथा था सिंधिया, और पांचवे थे नलवरकर। नरवरकर, है ना, नलवरकर भी कहा जाता है कहीं, नरवरकर, आप ध्यान में रखिएगा। तो 5 हिस्सों में मराठा साम्राज्य टूट जाता है। पवार, भोसले, होलकर और सिंधिया और नरवरकर। तो इनमें से हमारे मध्य प्रदेश में पवार, होलकर और सिंधिया, ये 3 आते हैं। मेनली ये 3 आते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि पवार वंश में देवास की छोटी पाती किसके हिस्से में आई? तो इसका सिंपल सा आंसर है यहाँ पर। कौन है यहाँ पर? जीवाजीराव पवार। कौन है? जीवाजीराव पवार। तो जीवाजीराव पवार के हिस्से में क्या आती है? छोटी पाती। तुकोजी पवार के हिस्से में आती है बड़ी पाती। देवास की बड़ी पाती, है ना। छोटी किसके? जीवाजी के, और बड़ी किसके? तुकोजीराव। और जो आनंदराव पवार है, इसके हिस्से में क्या आता है? धार। क्या आता है? धार। मल्हारराव होलकर कौन है? मल्हारराव होलकर के हिस्से में क्या आता है? जो होलकर वंश है वो कौन सा आता है? मालवा का क्षेत्र। कौन सा आता है? मालवा का क्षेत्र। चलिए ठीक है, ये जानकारी। आगे बढ़ते हैं। होलकर वंश के संस्थापक कौन थे? होलकर वंश के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे पूछा गया होलकर वंश के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पे सिंपल सा इसका आंसर है मल्हार राव होलकर। कौन थे? मल्हार राव होलकर, होलकर वंश के संस्थापक थे। यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन को देखूँ तो पहला ऑप्शन है राणोजी। राणोजी कौन है? राणोजी हमारे सिंधिया वंश के संस्थापक है। किस वंश के? सिंधिया वंश के संस्थापक कौन है? राणोजी सिंधिया। अगर मैं संग्राम शाह की बात करूँ तो संग्राम शाह किस वंश के संस्थापक है? तो संग्राम शाह का वंश था गोंडवाना वंश। गोंडवाना, ये हमारे महाकौशल प्रांत साइड आता है। महाकौशल मतलब
जबलपुर साइड में महाकौशल, है ना। इसको मैं भी थोड़ा सा मैप में बता दूंगा। मल्हार राव आपको बता दिया मैंने कहाँ पर, होलकर वंश। और अहिल्याबाई, अहिल्याबाई को अगर देखें तो अहिल्याबाई कौन है, एक्चुअली जो मल्हार राव थे उन्होंने स्थापना की थी होलकर वंश की। होलकर वंश में मल्हार राव के बेटे थे खंडे राव। कौन थे, खंडे राव। और खंडे राव की पत्नी कौन थी, देवी अहिल्याबाई, है ना, देवी अहिल्याबाई। फिर इनकी मृत्यु हो जाती खंडे राव की, और रानी कौन बनती है, अहिल्याबाई। ठीक है, तो अगर मैं विभाजन के समय की बात करूं तो हमारा जो प्यारा मध्य प्रदेश है, हमारा प्यारा जो मध्य प्रदेश है, ये ऐसा बना देता हूँ इसको ना, थोड़ा सा देख लेना डिज़ाइन में, इधर से, अरे यार पूरा ही मिट जाता है ना। ये मध्य प्रदेश हो गया। तो मध्य प्रदेश में अगर मैं बात करूँ तो ये जो ग्वालियर वाला पट्टा है ये कौन किसका था, सिंधिया लोगों का था। ये इस साइड का जो पट्टा था ये किसका था, होलकर लोगों का था। बीच में जो यहाँ पर थे वो कौन थे, पवार लोग थे। कौन थे, पवार लोग। इस साइड में किसका शासन था, गोंड लोगों का शासन था। गोंडवाना जो साम्राज्य था, जी लिख देता हूँ, किसका शासन था, गोंडवाना लोगों का। तो ये था प्रांत महाकौशल प्रांत, जिसमें जबलपुर, छिंदवाड़ा, मतलब जबलपुर पूरा संभाग आ जाता है। पवार तो आपको पता है कहाँ पर है, पवार हमारा धार के आसपास में, होलकर मालवा क्षेत्र में, और ग्वालियर साइड जो ऊपर साइड का क्षेत्र है, यहाँ पे कौन है, सिंधिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि मान मंदिर कहाँ स्थित है, मान मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, हमारे मध्य प्रदेश की कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर में स्थित है। मान मंदिर कहाँ पर है, ग्वालियर में स्थित है। अगर मैं बाकी जो हमारे पास में ऑप्शन दिए उसको देखूँ तो मांडू क्या है, सिटी ऑफ जॉय। यहाँ पर क्या है, रूपमती महल, है ना, रानी रूपमती के इसमें थे। रानी रूपमती कौन थी, बाज बहादुर जी की पत्नी थी। तो रानी रूपमती का महल कहाँ पर है, मांडू में है। खजुराहो में आपको पता है बहुत सारे हिंदू और जैन टेम्पल है, तो उसमें से काफ़ी फेमस टेम्पल के बारे में ज़्यादा करके पूछा जाता है। उसका नाम है कंदरिया महादेव। कौन सा मंदिर है, कंदरिया महादेव मंदिर। और ये खजुराहो के जितने भी मंदिर है उसको किस शासकों द्वारा बनाया गया, तो इसमें ध्यान रखना, चंदेल शासकों द्वारा। किसके द्वारा, चंदेल शासकों द्वारा इसका निर्माण किया गया। चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी, नन्नुक ने की थी, हमारे प्यारे नन्नुक भाई साहब ने की थी। उज्जैन में तो आपको पता है कौन सा मंदिर है, उज्जैन में बहुत फेमस, जो अभी जिसका भी कॉरिडोर भी बना है, कौन सा मंदिर है, महाकाल, महाकालेश्वर। ये हमारे देश के 12.5 या 12 जितने भी है ज्योतिर्लिंग में से एक है ना। तो ये बहुत भी गर्व की बात है हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। क्या बोल रहा है प्रश्न क्रमांक 9, रानी अवंतीबाई का राज्य निम्न में से कहाँ पर था, रानी अवंतीबाई का। तो रानी अवंतीबाई भी जो है हमारे महाकौशल प्रांत की रानी थी। तो इनका जो राजपाट था वो किस जिले में था, तो रानी अवंतीबाई का राजपाट किस जिले में था, सिंपल सा इसका आंसर है रामगढ़। क्या है, रामगढ़। ठीक है। गढ़मंडला की रानी कौन थी, रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती थी गढ़मंडला से। ग्वालियर तो आप लोग को पता है सिंधिया लोगों का था। किसका था, सिंधिया लोगों का भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही साथ पुराने वंशों में देखा जाए तो कहाँ कौन आते हैं इसमें, तोमर लोग आते हैं, है ना। और राजा मान सिंह भी ग्वालियर से काफ़ी फेमस है, जिनके नाम पर मान मंदिर बना हुआ है ना। तो ये कौन है, राजा मान सिंह ग्वालियर से। रामगढ़ का आपको पता चल गया, गढ़मंडला का आपको बता दिया, रानी दुर्गावती। मांडू से कौन है, अभी मैं उल्लेख किया था, राजा बाज बहादुर, है ना। और एक है जो मांडू जिनकी राजधानी थी, हुशंग शाह, है ना। इस नाम को ध्यान रखना, हुशंग शाह। हुशंग शाह के नाम पर ही कौन सा शहर बसा था, होशंगाबाद। कौन सा शहर बसा था, होशंगाबाद। चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की ओर। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है ना। तो ये प्रश्न है आपके पास में, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा होता है। अच्छा, पूर्व पश्चिम में जिसको भी कंफ्यूजन है देख लो, क्लियर। पूर्व इस साइड होता है और पश्चिम इस साइड होता है, ध्यान में रखना है ना। पूर्व इस साइड में होता है, पश्चिम इस साइड में होता है। राइट साइड में कौन होता है, पूर्व। लेफ्ट साइड में कौन होता है, पश्चिम। जिनको भी कन्फ्यूजन है ना। चलो
अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश के मैप की, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग सिंपल सा कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। पूर्व इस साइड में आता है, तो इसका सिंपल सा आंसर है सिंगरौली। कहाँ पर आता है? यहाँ पर। क्या कौन सा है ये सबसे पूर्वी जिला? कौन सा? सिंगरौली। अगर मैं अलीराजपुर की बात करूँ तो ये हमारे पश्चिमी, सबसे पश्चिमी जिला है, यहाँ पर आता है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा हो गया? अलीराजपुर। पश्चिमी, सबसे पूर्वी जिला। ठीक है। बुरहानपुर, बुरहानपुर यहाँ पर आता है, एक छोटा सा ऐसा निकला हुआ है, ये बुरहानपुर हो जाता है ना। तो बुरहानपुर सबसे कौन सा जिला है? दक्षिणी जिला है। कौन सा जिला है? दक्षिणी जिला। भिंड यहाँ पर आता है, तो भिंड कौन सा है? सबसे उत्तरी जिला। ठीक है, ये चारों ध्यान में रखोगे। सबसे पूर्वी जिला कौन सा? अलीराजपुर। सबसे पश्चिमी सिंगरौली, सबसे दक्षिणी बुरहानपुर, और सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? हमारा उत्तर में भिंड, है ना। चलिए, क्या बोल रहा है? जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है? तो कौन सा है भाई जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला? हमारा प्यारा इंदौर। इंदौर सबसे प्यारा है ना, सबसे स्वच्छ भी है इंदौर जिला। ठीक है, ये हो गया जनसंख्या के हिसाब से। अगर मैं क्षेत्रफल के हिसाब से बात करूँ तो कौन सा है? छिंदवाड़ा। क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? छिंदवाड़ा। और जबलपुर किसके लिए फेमस है? जबलपुर हमारे साक्षरता के लिए, साक्षरता के लिए सबसे टॉप का जिला है, साक्षरता के लिए। भोपाल तो पता है राजधानी, और भोपाल से रिलेटेड बहुत सारी भी चीज़ है, तो मैं ज़्यादा उल्लेख नहीं करना चाहता। ठीक है। अच्छा, जनसंख्या मध्य प्रदेश की कितनी है? मध्य प्रदेश की जनसंख्या अगर आपको पूछा जाए तो कितनी है? मध्य प्रदेश की जनसंख्या 2011 के अनुसार 7.26 करोड़। कितनी है? 7.26 करोड़। कितनी पॉपुलेशन है भाई हमारे मध्य प्रदेश में? बहुत जनसंख्या हो गई। चलिए, क्या बोल रहा है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है ना। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व बोला, जनसंख्या नहीं बोला। तो जनसंख्या घनत्व एक्चुअली क्या होता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहने वाले लोगों की संख्या, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर की रेंज बना दी। जैसे आप लोग एकड़ विकड़ में देखते हो, तो वैसे 1 किलोमीटर स्क्वायर एक क्षेत्रफल होता है। तो उस क्षेत्रफल के एरिया में कितने लोग रहते हैं, ये सब जितने लोग रहते हैं उनकी संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व कहलाती है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर हो जाएगा कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? भोपाल। कौन सा है हमारे पास में? भोपाल है। अगर मैं सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले की बात करूँ तो ये कौन सा है? डिंडोरी, है ना। कौन सा है हमारे पास में? डिंडोरी। तो अगर मैं भोपाल की बात करूँ तो कितनी है इसका जनसंख्या घनत्व? 855। और डिंडोरी का कितना है? सिर्फ 94। क्लियर है यहाँ पे। और अगर पूरे में मध्य प्रदेश की बात करूँ कि मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ध्यान में रहेगा ये चीज़। चलिए, बाकी तो छिंदवाड़ा पता है आपको क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, और इंदौर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा। मध्य प्रदेश में सफ़ेद शेर कहाँ पर पाए जाते हैं, है ना। तो मध्य प्रदेश में सफ़ेद शेर कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं हमारे रीवा जिले में, है ना। रीवा जिले को ही क्या कहा जाता है? सफ़ेद शेर की भूमि भी कहा जाता है। अगर मैं मंडला की बात करूँ तो मंडला में क्या है? कान्हा किसली। हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क क्या है? कान्हा किसली। ये बालाघाट में भी आता है थोड़ा सा। और ये किस लिए फेमस है? प्रोजेक्ट टाइगर सबसे पहले कान्हा किसली से ही शुरू हुआ था मध्य प्रदेश में। पन्ना क्या है? पन्ना सरीसृप उद्यान है। कौन सा है? सरीसृप। सरीसृप इन द सेंस रेप्टाइल, जो रेंगने वाले जीव होते ना, तो उनके लिए जो राष्ट्रीय वन उद्यान बना है वो कौन सा है? पन्ना राष्ट्रीय वन उद्यान। डिंडोरी क्या है? फॉसिल्स, फॉसिल्स वाला, है ना। फॉसिल्स वाला ध्यान में रखना, फॉसिल्स के नाम से ही डायरेक्टली डिंडोरी के राष्ट्रीय वन उद्यान को जाना जाता है। तो ये चारों भी महत्वपूर्ण है, चारों को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 14। मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं जो
दो राज्यों की सीमा से लगते हैं, है ना। अगर प्रश्न को थोड़ा सा मैं अच्छे से डिटेल में बताऊँ कि मध्य प्रदेश की बाउंड्री पे बहुत सारे बहुत सारे ज़िले बसे हो गए, जैसे कि हमारा मध्य प्रदेश है। तो एक मिनट अच्छे से बनाता हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश हो गया, है ना। तो इनकी बाउंड्री जो है ना, बाउंड्रीज यहाँ पर एक ना एक जिला होगा, और मध्य प्रदेश की बाउंड्री किसी न किसी राज्य से जुड़ी है। जैसे कि यहाँ पर किस राज्य से जुड़ी, इस साइड में राजस्थान, इस साइड में किससे जुड़ी है, गुजरात से। अगर नीचे साइड में देखा जाए तो यहाँ से बाउंड्री किससे जुड़ी है, महाराष्ट्र से। इस साइड में किससे जुड़ी है, छत्तीसगढ़ से, और इधर साइड में यूपी से। तो यहाँ पे बोला है कि कौन से ऐसे ज़िले हैं जो दो राज्यों की सीमा को छूते हैं। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये राजस्थान लिखा है और यहाँ पे यूपी, तो एक ज़िला यहाँ पर ऐसा होगा जो दोनों को छूता है ना। और एक ज़िला यहाँ पर भी होगा जो गुजरात और राजस्थान को छूता है। एक ज़िला यहाँ पे होगा जो महाराष्ट्र और गुजरात को छूता है। एक ज़िला यहाँ पर होगा जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को छूता है। एक ज़िला क्या होगा जो यूपी और छत्तीसगढ़ दोनों को छूता है ना। तो ऐसे कितने ज़िले हैं, तो ये से दिख गया यार, 1 2 3 4 5, पर 5 नहीं है, 6 है। कितने ज़िले हैं, 6। और 6 क्यों है, क्योंकि एक ज़िला एक गले में भी आता है, ऐसा गले में पूरा फंसा हुआ है। तो राजस्थान भी टच हो रहा है और उत्तर प्रदेश भी टच हो रहा है। तो कितने ज़िले हैं टोटल, 6 ज़िले, ध्यान में रखना। और 6 के नाम बता देता हूँ मैं, 6 के नाम बता देता हूँ। पहला ज़िला है सिंगरौली। पहला ज़िला क्या है, सिंगरौली। और सिंगरौली क्या करता है, यूपी और छत्तीसगढ़ की बाउंड्री पे, यूपी और छत्तीसगढ़ की बाउंड्री पे। इधर से अलग से लिख देता हूँ, चलो। पहला ज़िला है सिंगरौली, ये यूपी और छत्तीसगढ़ की बाउंड्री पे है, ठीक है। दूसरा ज़िला है मुरैना, ये कहाँ पर है, यूपी और राजस्थान की बाउंड्री पे। तीसरा ज़िला हमारे पास में बालाघाट दक्षिण में। बालाघाट किसकी बाउंड्री पर है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की बाउंड्री पर। चौथा ज़िला है हमारे पास में शिवपुरी, वही गले वाला, गले में जो है मैंने बताया था आपको। तो शिवपुरी यूपी और किसकी बाउंड्री पर है, हमारे राजस्थान की बाउंड्री पर। शिवपुरी के बाद में हमारे पास में झाबुआ ज़िला। झाबुआ ज़िला, झाबुआ ज़िला किसके राज्यों से लगा हुआ है, गुजरात और कौन है हमारे पास में, राजस्थान। और अंतिम छठवां ज़िला है हमारे पास में अलीराजपुर, ये किससे लगा हुआ है, गुजरात और महाराष्ट्र। किससे लगा हुआ है, गुजरात और महाराष्ट्र। तो इस तरीके से हमारे पास में 6 ज़िले हो जाते हैं जो दो राज्यों से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। सिंगरौली कहाँ पर है, यहाँ पर है सिंगरौली। मुरैना कहाँ पर है, यूपी और राजस्थान से जुड़ा है, यहाँ पर। बालाघाट कहाँ पर है, बालाघाट को अगर हम देखें तो ये यहाँ पर है, ठीक है। शिवपुरी कहाँ है, ये गले में, मैंने बता दिया ये गले में है। और ये क्या है, झाबुआ, झाबुआ ये है ऊपर साइड में राजस्थान और गुजरात से। और अलीराजपुर ये यहाँ पर है। क्लियर है सारी चीज़ें, है ना। थोड़ा सा देख लेना आप लोग, इजीली बना लेना और इसकी स्क्रीनशॉट लेके रख लो। तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अच्छा आखिरी प्रश्न है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला हीरे के लिए जाना जाता है, कौन सा जिला हीरे के लिए जाना जाता है। तो हमारा मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ से हीरे प्राप्त होते हैं। तो उसमें एक ज़िला है जो हीरे के उत्खनन के लिए काफ़ी फेमस है, और वो ज़िला कौन सा है, हमारा प्यारा पन्ना जिला। कौन सा, पन्ना। इसी में हमने देखा था सरिसरपाला राष्ट्रीय वन उद्यान। तो यही ज़िला है जहाँ से हीरे प्राप्त होते हैं। बाकी ऑप्शन को अगर देखूँ, क्या है, बालाघाट से क्या प्राप्त होता है, मैंगनीज, और दूसरा बॉक्साइट, है ना, बॉक्साइट। छिंदवाड़ा जिले से क्या प्राप्त होता है, अभ्रक। छिंदवाड़ा जिले से क्या प्राप्त होता है, अभ्रक। और बैतूल जिले से ग्रेफाइट। क्या प्राप्त होता है, ग्रेफाइट, है ना। तो ये चारों जिलों के था। और क्वेश्चन क्या पूछा था कि हीरो के लिए क्या फेमस है, तो पन्ना। कि गाना भी आप लोगों ने सुना होगा, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, है ना। तो पन्ना कहाँ से, पन्ना के लिए कौन सा फेमस है,
हीरा। तो ये थी क्विज़। मध्य प्रदेश के पटवारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्विज़ थी, एमपीपीएससी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्विज़ थी, और भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं, तो मुझे लगता है कि अभी तक जितने भी मैंने प्रश्न करा है, तो उसमें से 60 to 70% क्वेश्चन आने के चांसेस आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा है। तो और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जब भी अगली बार आए वीडियो तो तुरंत आप देख लें। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप जब भी वीडियो को देखें ना, तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के देखो, तो स्पीड बढ़ाने से आपका भी टाइम बचेगा। मैं जनरली बाकी वीडियो 1.5 से देखता हूँ, तो आप भी कोशिश करना जिन लोग की जैसी कैपेसिटी उसके हिसाब से। और सब्सक्राइब करते चलो भकाभक, सब्सक्राइब बढ़ा दो। अभी तो जितने भी सब्सक्राइबर होंगे इसको 500 तक पहुंचाने की कोशिश करना है, ठीक है? थोड़ा सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।